आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th विज्ञान के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को विज्ञान का सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। और यहाँ पर हमें मात्र 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि शक्ति का एसआई मात्रक लिखें तथा उसे परिभाषित करें। तो देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। और शक्ति बोलते किसको है, तो कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। ये हो गया इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए आवृत्ति माने होता है क्या कि किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग HZ से सूचित करते हैं। चलिए फटाफट नोट करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है कि एवोगाड्रो संख्या, जिसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं पर एवोगाड्रो संख्या भी लिखा होता है। इसका जो मान होता है 6.022 × 10 की पावर में 23 इसका वैल्यू होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है क्या। ठीक है, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। तो मोलर द्रव्यमान का माने होता है किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे बड़ा हाथ का m से सूचित किया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, केनाल किरणें क्या है। देखिए केनाल किरणें क्या है, तो एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है। इन किरणों की खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है कि 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखें। तो एक चेचक और जो भी हाल फिलहाल में आया था कोरोना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति किसको बोलेंगे, जो बिल्कुल फिट है, जिसका मतलब शरीर में कोई रोग वगैरह नहीं है, जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ है। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहेंगे जो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि वह मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलेंगे स्वस्थ व्यक्ति। आगे चलते हैं सेक्शन बी में। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो भी है यहाँ पर हमें मात्र 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 क्या है कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए गतिज ऊर्जा मैंने आप लोगों को बताया कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसी को गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2 mv²। मतलब यहाँ पर m होगा यानी कि द्रव्यमान होगा और v यानी कि वेग होगा। ठीक है, तो वस्तु की गति यानी वेग यहाँ पर होगा और वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु की गति और वस्तु का द्रव्यमान, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 9। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या है कि जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, तब इस प्रकार की तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, अगर समांतर रहेगा तो इसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे, और अगर लंबवत रहेगा यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा तो इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। देखिए अनुप्रस्थ तरंग में क्या है कि जब किसी माध्यम में, देखिए सेम टू सेम वही रहेगा, खाली यहाँ पर समांतर की जगह पर लंबवत आ जाएगा। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तब इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स
वेव्स कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए क्या कि मोल में बदले, यहाँ पर हमें मोल में बदलना है। ए नंबर में दिया गया कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को किस प्रकार से बदलेंगे। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है O2, तो O2 का जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा O2, यहाँ पर O के 2 है और O का द्रव्यमान होता है 16, 16 दिन कितना हो गया 32 ग्राम हो गया। और दिया गया द्रव्यमान यहाँ पर देखिए 12 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, तो 12 ग्राम हमने लिख दिया। मोलों की संख्या का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना यहाँ पर दिया गया है 12, तो 12 लिख दिया। मोलर द्रव्यमान कितना 32, तो 32 लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करें, देख लीजिए कटेगा, देखिए 4 का 4 3 12 और 4 8 32, तो 3/8 आया, जब इसको भाग देंगे 0.375 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बी, 10 का यहाँ पर जो बी दिया गया देख लीजिए यहाँ पर 10 का बी क्या है। तो 10 का भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालिए, देखिए C का होता है 12, यहाँ पर O 2 है, तो 2 × 16 करेंगे तो 16 दूने 32 हो जाएगा, 32 और 12 का जोड़ेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा। और दिया गया द्रव्यमान कितना है 22 ग्राम है, तो मोलों का संख्या का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान कितना है 22, तो 22 ऊपर में और ये जो 44 है ये नीचे हो जाएगा, तो 22 1 22, 22 दूने 44 यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2 माने हो गया 0.5। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 0.5, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 22 से 22, 22 दूने 44 ये कट जाएगा। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। 10 मोल जल का यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है। जल का सूत्र हो जाएगा H2O, तो H2O का जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा देखिए H2O, अगर देखा जाए तो H यहाँ पर k2 है, जैसे 2 है तो 2 गुना H का होता है 1 है तो 1 हो जाएगा, और O का होता है 16, तो 2 के 2 जोड़ 16, तो 16 2 जोड़ने से कितना होगा 18, तो 18 ग्राम हो गया। मोलों की संख्या पर 10 दिया है मोल, तो मोलों की संख्या पर 10 हमने लिख दिया। मोलों की संख्या का सूत्र होता है एक्चुअल में होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो मोलों की संख्या पर 10 दिया हुआ है, द्रव्यमान का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान यहाँ पर 18 था, हमने 18 लिख दिया। नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मानी थे, 1 गुना द्रव्यमान करेंगे तो द्रव्यमान होगा, और यहाँ पर 10 और 18 गुना करेंगे तो 18 देंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो 180 ग्राम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कि उदाहरण के साथ परिभाषित करें संयोजकता। संयोजकता जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं क्या होता है, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की जो क्षमता, यहाँ पर क्षमता थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिएगा, क्षमता क्षमता ऐसा क्षमता, ठीक है, क्षमता को संयोजकता कहते हैं, यानी कि संयोजकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी 1 होगी। अब देखिए आप ध्यान सुनिएगा, एक होता है संभारिक और एक होता है समस्थानिक। देखिए संभारिक और समस्थानिक में अंतर क्या है, देखिए एक हो गया समभारिक, एक हो गया हमारा सम, मैं आपको अच्छे तरीके से लिख के समझा दूं, देख लीजिए। एक होता है समभारिक, क्या होता है समभारिक होता है, और एक होता है समस्थानिक, समस्थानिक। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सम है तो सम माने हो जाएगा समान, और भारिक, भारिक माने हो जाएगा भार, ठीक है, भार बोला जाए तो द्रव्यमान, भार बोला जाए तो द्रव्यमान, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। एक है हमारा समस्थानिक, तो सम माने हो जाएगा समान, स्थानिक में हो जाएगा स्थान, और स्थान माने हो जाएगा परमाणु संख्या, क्या हो जाएगा परमाणु संख्या। देखिए समस्थानिक में क्या होता है कि जो परमाणु संख्या होता है ये समान होता है, ठीक है, और संभारिक में क्या होता है जो परमाणु जो द्रव्यमान होता है ये हमारा समान होता है, बस यही कंसेप्ट है। अगर समस्थानिक का बात किया जाए तो परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, ठीक है। संभारिक का बात किया जाए तो जो परमाणु द्रव्यमान होगा ये समान होगा लेकिन परमाणु संख्या यहाँ पर क्या होगा भिन्न भिन्न होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एक करके, जैसे संभारिक है तो अलग अलग तत्वों के हुए परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, क्योंकि संभारिक है तो परमाणु द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु संख्या यहाँ पर अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन देख लीजिए, इन दोनों का जो परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, दोनों का 40 होता है, लेकिन दोनों का परमाणु संख्या जो होता है वह अलग अलग होता है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन है ये हमारे क्या संभारिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे देख लीजिए हमारे पास जो अगला यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है। देखिए टीकाकरण क्यों जरूरी है, तो हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका और वैक्सीन कहते हैं। अब देखिए हाल फिलहाल में वैक्सीन मतलब हर एक कोई मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, लगभग हर एक कोई मतलब वैक्सीन लिया है। कोरोना का वैक्सीन आप लोगों को याद होगा, तो वैक्सीन क्यों लिया जाता है, ताकि मतलब हमारे शरीर को एक शक्ति मिल जाए, मतलब एक लड़ने का शक्ति मिले, ताकि कोई भी जो मतलब बीमारी वगैरह वायरस वगैरह जो आएगा मतलब वो
मतलब सामने से चल जाएगा, हमारे शरीर में एंटर नहीं करेगा, हमारे शरीर में नहीं आएगा, बल्कि वो देख के प्रणाम प्रणाम दादा वैक्सीन तुम्हें ना, तो प्रणाम दादा करके वो चल जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हो जाता है। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है। हो सकता है कि यह दवा आपको खिलाई जाए, पिलाई जाए या इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर में डाली जाए। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो देखिए वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पादपों के अवशोषण योग्य नाइट्रोजन यौगिकों जैसे कि नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोला जाता है। यह प्रक्रिया राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं सेक्शन सी की ओर। यहाँ पर 3 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से क्या बनाइएगा। देखिए यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा क्या है, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है यांत्रिक ऊर्जा। फिर इसके 2 प्रकार क्या क्या ये हमें बताना है। फिर यहाँ पर 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा देख लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने के लिए किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की योग को क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। माने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योगफल होगा इसी को यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। यहाँ पर द्रव्यमान 15 kg दिया है, यानी कि m का मान कितना है 15 kg है, 15 kg हमने लिख दिया। वेग यानी कि v दिया है कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा निकालना है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो 1/2 का 1/2 m कितना 15, तो 15 लिख देंगे। v का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4 हो जाएगा। तो 2 के 2 4 हो गया, तो 4 8 हो गया, 15 कितना हो जाएगा 120। तो इसका 120 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने इस चीज को बना दिया और अच्छे तरीके से लिख दिया है। आप लोग भी इसको देख देख के लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि द्रव्यमान m बराबर 15 kg, वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर यानी कि 1/2 15 गुनी 4 गुनी 4, तो 2 के 2 2 4, तो इसको गुना करिएगा तो 120 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता पारस क्या है। तो सामान्य मनुष्य के कार्यों के लिए जो श्रव्यता पारस है 20 हर्ट्ज से लेकर क्या है 20,000 हर्ट्ज तक है। ये चीज हो गया। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कितना है 100 हर्ट्ज है। ठीक है, तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। देखिए आवृत्ति यहाँ पर 100 हर्ट्ज दिया गया है। 100 के 100 देखिए आवृत्ति माने होता है कि एक मतलब प्रति सेकंड 1 सेकंड में वो कितना कंपन करता है। तो यहाँ पर 100 हर्ट्ज के लिए हमने लिख दिया कंपन प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना कंपन हो रहा है, तो 100 का बार कंपन हो रहा है। 1 सेकंड में कितना कंपन हो रहा है, तो 100 कंपन हो रहा है। ये तो हो गया 1 सेकंड का। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना कितना का है 1 मिनट का। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड के लिए अगर हम लोग निकाल देंगे तो 60 और यहाँ पर 100 को गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 और ये 2 जीरो 6000 यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने इस चीज को नीचे लिख दिया है। यहाँ पर 1 सेकंड में कंपन कितना हो गया 100 हो गया। फिर आगे चलिए यहाँ पर 1 मिनट में अगर कंपन का बात किया जाएगा तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। तो 60 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देख लीजिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक क्या है ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसे हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं कि ई के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। फिर आगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोटॉन की ओर आते हैं। तो प्रोटॉन जो है ये हमारे एक धनावेश कण है। प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है और प्रोटॉन को हम लोग पी से सूचित करते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये भी हमारा नाभिक में ही स्थित होता है और न्यूट्रॉन को हम लोग एन से सूचित करते हैं। किससे, तो एन से इसको सूचित किया जाता है। आगे देख लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसको एन के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला जो हमारे पास जो प्रश्न है क्या देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक H, D एवं T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपारमाणु कणों की सारणीबद्ध करें। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का बात हो रही है इसमें H, D और T होता है। H माने हो गया प्रोटियम, इसमें प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। फिर है हमारा ड्यूट्रियम, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर H हो जाएगा, प्रोटॉन 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन भी 1। ठीक है, फिर है ट्राइटियम, ट्राइटियम में यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर H हो गया, प्रोटॉन 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, न्यूट्रॉन 2 हो गया। फटाफट नोट करिएगा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये जो बी है इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 क्या है देख लीजिए कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करिए। मृदा का जो निर्माण होता है किस प्रकार से होता है देखिए। पहला पॉइंट है कि सूर्य पत्थरों को गर्म करता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं।
और इससे उसमें दरार पड़ जाती है और वह टूट जाता है। ये हुआ एक बात। जल सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है और यदि जम जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता है। बहता हुआ वो जमा हुआ पानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को तोड़ देता है। इसके अलावा तेज गति से बहता हुआ पानी पत्थर के टुकड़ों को बहा ले जाता है, जिससे आपस में टकराकर टूट कर और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल पत्थर के स्थान से काफ़ी दूर पाई जाती है। तो ये हो गया एक बात। फिर यहाँ पर देख लीजिए आगे यहाँ पर जो दिया गया जो तीसरा वाला जो पॉइंट है क्या है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर और भी छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। जीव भी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन पत्थरों की सतह पर उगते हैं जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते और मिट्टी के परत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है, इसको आप लोग नोट करिएगा। फिर आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा प्रश्न क्या है कि संक्रमण के कारक एवं उसके बचाव के उपायों को लेकर, जो संक्रमण का क्या क्या कारक है, किस कारणों से संक्रमण फैलता है और इससे बचाव किस प्रकार से हो सकता है। देखिए वायु के द्वारा, जैसे कोई भी व्यक्ति छींक दिया, कोई भी व्यक्ति खांस दिया तो एक जन का जो वायरस होता है वह किसी दूसरे जन के मतलब पास चला जाएगा और उनका भी वह बीमारी हो जाएगा। तो छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। जल द्वारा प्रदूषित और संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे डायरिया वगैरह जो रोग होता है, डायरिया पीलिया ये सब रोग हो जाता है। लैंगिक संपर्क, ठीक है, कुछ बीमारियां जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर फैलती है। कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर भी रोग वाहक का काम करते हैं। ये सब तो हो गया। फिर बात किया जाए यहाँ पर बचाव का, ठीक है, बचाव के उपाय किस प्रकार से भी बचाव इससे हमें मिलेगा। तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, जिसका मतलब रोग वगैरह हो गया उसके संपर्क में नहीं जाना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए उचित टीका लेना चाहिए, ये भी हो गया। संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई चीजों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये सब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।